अगर आप थोड़ा-सा भी न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ईरान में ना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ईरान के अंदर आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही है ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट इन मोस्ट ऑफ Iranian cities. People are shouting slogans, "Death to the मुल्लाज़।" दैट मीन्स जो ईरान के लीडर्स हैं, जो आयतुल्लाह हैं, उनके खिलाफ या उनकी लीडरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा राइज़ कर गए। और डोनाल्ड ट्रंप ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वो हमेशा इसमें एक्टिव रहेगा। तो 3 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, 2 जनवरी को ट्वीट करते हैं कि इफ ईरान पीसफुल प्रोटेस्टर्स को शूट करता है, वायलेंटली किल करता है, तो यूएसए उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। उसके बाद ईरान जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। बट आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस हद तक इंटरवीन कर सकता है जब परमानेंट मेंबर यूएसए ही खुद इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। बट इज इट रियली ओनली अबाउट यूएसए, या फिर ईरान की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के जो इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट है उसके इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या देखे गए हैं। तो ईरान में बहुत सारे लोग काफी समय से देखा जा रहा है, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट्स के तौर पे निकलते हैं सड़कों पर, और उसके बाद जब कुछ थोड़े बहुत इंसिडेंट्स होने लगते हैं जिसमें वायलेंस देखी जाती है, तो चीजें एस्केलेट होती है। और ईरान के अंदर अब लेटेस्ट खबर यह है कि इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है ईरान में। कंप्लीटली इंटरनेट जो है शटडाउन हो चुका है कल रात से। और बाहर जाने वाली फ्लाइट्स भी अब नहीं देखने को मिल रही है तेहरान के एयरपोर्ट से। बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। 1979 से पहले ईरान के अंदर शाह की रिजीम हुआ करती थी, और उनके जो वंशज हैं दे यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू द यूएस। इनफैक्ट यूएस के ने इंजीनियर करके एक मिलिट्री कू करवा के, इनफैक्ट एक कू करवा के वहां पे 1953 में शाह की सरकार को सेटअप किया था। खैर, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली, क्या ट्रंप ईरान के एग्जाइल्ड प्रिंस से बात कर रहे हैं? तो ट्रंप ने अभी कहा है कि अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं इनसे। लेकिन ये सारी कहानियां जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से जरूर डायमेंशंस प्ले करते हैं, बट डोमेस्टिक कारण भी है। ये देखिए, यहाँ पे ईरान के अंदर एक बहुत बढ़िया स्टैचू था, और उस स्टैचू को के ऊपर ईरान का प्री ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन वाला फ्लैग लगा दिया गया है। तो क्या ये पर्टिकुलर लोगों का गुस्सा है या आक्रोश है जो हमें दिख रहा है, या यूएस फ्यूल कर रहा है इसे? खैर, हमें ये समझना होगा दैट बड़े-बड़े शहर जो ईरान के हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले ईरान की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान बेसिकली लाइज इन अ रीजन व्हिच वी कॉल वेस्ट एशिया, है ना, व्हिच कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अल्टीमेटली ऊपर यूरोप। तो ऊपर अगर आप ईरान को देखोगे, ये है ईरान का मैप, जिसमें ऊपर एक वाटर बॉडी है कैस्पियन सी, नीचे दूसरी वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ, और यहां पे निकलता है गल्फ ऑफ ओमान। अगर ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखोगे तो ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। कैस्पियन सी पार करो तो कैस्पियन सी पार करने के बाद अजरबैजान, आर्मीनिया और टर्की, इराक, दे शेयर बॉर्डर्स विद ईरान। ऑल्सो कुवैत, ठीक है, टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये बॉर्डर शेयरिंग किस तरीके से हो रही है। मतलब मैप में ईरान की लोकेशन कहाँ है? ये जो स्ट्रेट इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोला जाता है ना। और ये एक चोक पॉइंट है ऑयल शिपमेंट्स का इस पूरे गल्फ रीजन में, और मेनलैंड जो सऊदी अरेबिया का रीजन है वहां से ऑयल शिपमेंट्स होती हैं, और ये एक चोक पॉइंट उसका बना हुआ है। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, ईरान हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम एरिया, एन एरिया जिसको कैप्चर करने के बाद यूरोप पुराने समय में बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था कि अब हम एशिया के कब्जा कर सकते हैं। ईरान की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट इशू जो है वो इरप्ट होता है नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट confrontation with a foreign country. It erupts because of the economic crippling of Iran. सैंक्शंस काम करते हैं, ये चीज आज आपको पता चलेगी कि सैंक्शंस, हम कहते हैं सैंक्शंस लगा दिए और काम नहीं करते हैं, ये कहने की बात होती है। अगर आपके इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, और यूएस खास तौर पे अगर आप पे सैंक्शंस लगाता है, डॉलर में सारी की सारी करेंसीज कन्वर्ट होती हैं, और अगर यूएस आप पे सैंक्शन लगा देता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमर्ज फ्रॉम दैट। तो अगर आप स्टोरी देखोगे, इन्फ्लेशन या महंगाई दर 42% है,
एक्सचेंज रेट की बात करूंगा मैं आगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट इज अनदर एस्पेक्ट जो ईरान कंट्रोल नहीं कर पाया है। एक यूएस डॉलर 1.4 मिलियन रियाल्स के बराबर हो गया है, मतलब कि 1.4 मिलियन हमें ईरानियन करेंसी देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स तो खत्म है ना, किसी भी प्रकार से आप इंपोर्ट्स करते हो है ना, वो भी कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ईरान के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो। उन कंट्रीज पे आप सैंक्शन लगा रहे हो जो ईरान से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ईरान के ऊपर मिलिट्री सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। तो एक तरफ आप देखते हो ईरान की ये परिस्थिति के लिए यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड को ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द सिनेरियो दैट हैज बीन क्रिएटेड इज नॉट सिंपली बाय सेइंग कि हम तुम पे हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे। दैट्स नॉट द थिंग। अगर आप इकोनॉमिकली किसी देश को इस हद तक ले जाओ कि उसे 3 एक्सचेंज रेट बनाने पड़े, 3 एक्सचेंज रेट्स हैं ईरान के अंदर जो काम करते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है कि आपकी करेंसी दूसरी करेंसीज के मुकाबले क्या किस डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड कर रही है। अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, तो दूसरी करेंसी के मुकाबले दैट विल बी डियरर और कॉस्टलियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 10 रियाल है और अगर $1 1000 रियाल है, दैट मीन्स रियाल कमजोर हो रहा है, क्योंकि एक ही डॉलर को लेने के लिए मुझे 1000 रियाल देने पड़ रहे हैं। और अभी ये 1.4 मिलियन पे आ गया है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी कमजोर हो गई ईरान की करेंसी। ईरान इस करेंसी रेट को मैनेज करता है अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि जो मार्केट में रेट चल रहा है वो तो 1,30,000 चल रहा था, है ना। जो एक्चुअल में सरकार एक्सचेंज रेट अपनी तरफ से बता रही है या बना रही है, वो है $1 इज इक्वल टू 42,000। $1 इज इक्वल टू 42,000 रियाल। वाई? बिकॉज इट वॉन्ट्स कि जो ब्रेड है, मेडिसिन है, ये सब चीजें लोगों को सस्ते भाव में मिले। पर आप समझ सकते हो कि जब रियलिटी में, एक्चुअल में रियाल मार्केट में 1,30,000 या 1.4 मिलियन जो कि लेटेस्ट रेट है उस पर चल रहा है, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को खुद अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ईरानियन सरकार विल हैव टू पे दिस, बिकॉज ये तो रियल एक्सचेंज रेट चल रहा है, लेकिन मैं इसको आर्टिफिशियली कम कर रहा हूं, है ना। तो अल्टीमेटली इट इज द ईरानियन गवर्नमेंट विच विल हैव टू स्पेंड मनी एंड इट डज नॉट हैव द मनी टू स्पेंड। सो अल्टीमेटली जब ईरानियन गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो जाएगा, तो यही हाल देखने को मिलेगा जो आपको इस वक्त दिख रहा है। ठीक है, तो 3 एक्सचेंज रेट ईरान में कैसे चल रहे हैं? एक एक्सचेंज रेट इज फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, एक एक्सचेंज रेट इज फॉर एक्सपोर्टर, ताकि एक्सपोर्टर्स की मार्केट जो है उसको हम मैनेज कर सकें, और एक एक्सचेंज रेट है जो असल में है, जो एक्चुअल में है। ठीक है, 2019 में ये था, 2024 में मैंने आपको बताया कि 1.4 मिलियन रियाल के आसपास चला गया। सो इट इज स्काई रॉकेटेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, विच मीन्स कि ईरान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। किसी भी कमोडिटी के लिए अगर आप किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई देखते हो, उसका एक इंडिकेटर होता है कि आप कितने रियाल से, उस देश की लोकल करेंसी है, कितने रियाल से कितने डॉलर खरीद सकते हो। अल्टीमेटली उस देश के अंदर, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, अगर उस देश के अंदर उस देश की ऑयल को कोई खरीद नहीं रहा है, कोई परचेज नहीं कर रहा है, अगर उस देश से कोई व्यापार नहीं कर रहा है, सो अल्टीमेटली वो क्रिपल हो जाएगा। चाहे आज ना हो, कल हो, परसों हो, कुछ समय बाद हो, लेकिन अ कंट्री हैज टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की अगर आप बात करते हो, नॉर्थ कोरिया इज नॉट समथिंग विच इज अ मॉडल स्टेट, बिकॉज वो अपनी जितनी भी स्पेंडिंग करता है मैक्सिमम डिफेंस के ऊपर कर रहा है। We don't know exactly how the people of North Korea are living. Is the basic amenities available or not? खैर, अगर हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की, तो एक प्रोटेस्ट का सेंटर है तेहरान का ग्रैंड बाजार। देखो, जब भी अभी तक तेहरान, ईरान में प्रोटेस्ट हुए हैं, एक इंडिकेटर होता है कि रिजीम चेंज या लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो तब होता है जब ईरान के ट्रेडर्स, व्यापारी,
या तेहरान के व्यापारी गुस्सा करने लग जाए। और यही इस बार हो रहा है। आप लास्ट टाइम जब ईरान के ट्रेडर्स की प्रोटेस्ट होते हुए देखते हो, वो 1979 में होती है अगेंस्ट द शाह ऑफ ईरान, विच वाज बेसिकली यूएस पपेट। और उसको हटा के, उसकी मदद से उसको निकालने के बाद ईरान के अंदर इस्लामिक रिजीम सेटअप की जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप इकोनॉमी के ऊपर जितना ध्यान दोगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जितना ध्यान दोगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जितना ध्यान दोगे, नॉट ओनली जीडीपी ग्रोथ रेट बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल, तो आप अपने देश को इन डेमोन्स्ट्रेशन से, इन प्रोटेस्ट से बचा सकते हो। 34 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं अभी तक, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारी जा चुकी हैं, 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। और ईरान की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो अब और ज्यादा विश्व उसे हाईलाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स विद एवरी नेशन, बट जब यूएसए आपके पीछे पड़ जाए, इजराइल से आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, और इजराइल और ईरान के रिलेशंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसे भी देख लेना कि कैसे इजराइल और ईरान एक बार मित्र हुआ करते थे एक समय और अब दुश्मन हो चुके हैं, है ना। इतने बड़े दुश्मन की कभी भी हमला हो सकता है इजराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर। तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है ईरान पे, जेंडर डिस्पैरिटी है ईरान पे। याद दिला दूं, 2022-23 के आसपास, 2022-23 के आसपास हिजाब और उसके रिलेटेड जो मॉरल पुलिसिंग थी उसके खिलाफ भी ईरान में बहुत भारी प्रोटेस्ट्स हुए थे। सो नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट सोशली एज वेल पीपल हैव बीन डिस्टर्ब्ड, है ना, पॉलिटिकली पीपल हैव बीन डिस्टर्ब्ड। लेकिन आप देखो, एक चीज याद रखना, कोई भी रेवोल्यूशन जब तक लोगों की जेब पे हमला नहीं करता है तब तक वो फुली फ्रुक्टिफाई नहीं होता है। जब फ्रांस के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर पीपल वर लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशंस इन एन अनइक्वल सोसाइटी, बट जब ब्रेड खरीदने के उनके पास पैसे नहीं बचे, तब आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब मटीरियलाइज हुई और ग्राउंड पे देखने को मिली। अदरवाइज लोग तो काफी सालों से कह रहे थे कि जो राजा है वो क्रूअल है, वो सही नहीं कर रहा है। इसीलिए लास्ट ट्रिगर अक्सर होता है इकोनॉमी। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट अक्सर लास्ट ट्रिगर होता है कि जब ब्रेड के दाम आपकी जेब से बाहर चले जाए, फिर आप नहीं रुकते हो। और ईरान के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सैंक्शंस ईरान के ऊपर क्यों लगे थे, आप पूछ सकते हो कि व्हाई सैंक्शंस आर देयर ऑन ईरान। बिकॉज ईरान ने जो न्यूक्लियराइजेशन की है या न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट की है, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट दैट डेवलपमेंट इज इलीगल and against the international law, although international law really does not work in favor of the weak. तो 1979 में जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से यूएस ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। 2010-12 ओबामा की रिजीम से उसने सैंक्शंस लगाने शुरू किए और ईरान से इंटरनेशनल जितने भी कंपनीज थे वो बाहर आई। ईरान के साथ 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई जिसमें ये कहा गया कि आप यूरेनियम को, जो एक वेपनाइजेबल न्यूक्लियर फ्यूल है, आप उसे एनरिच नहीं करोगे। लेकिन ट्रंप जब आए 2018 में, उन्होंने बोला कि यार ईरान तो वेपनाइज करता जा रहा है, ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज बनाई हुई है और इस वजह से हम इस डील से बाहर आ रहे हैं, जिसको JCPOA भी बोला जाता था। यूके, फ्रांस और जर्मनी ने भी सितंबर 2025 में सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, क्योंकि उनके हिसाब से ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा पिछले साल ट्रंप ने स्ट्राइक्स कैरी आउट की ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, ये इंश्योर करने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। सो अल्टीमेटली ईरानियन रेजीम के ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं, दीज सैंक्शंस आर एन आउटकम ऑफ years and years ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टर्न पावर्स। ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो साल 2024 में हुए थे, उसमें भी टर्नआउट बहुत कम था, कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है। तो अब कोई देश जब इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहा है वर्ल्ड स्टेज के अंदर और मार्जिनलाइज हो रहा है वर्ल्ड स्टेज के अंदर, एंड नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे आर अ थ्रेट, इस वजह से अब ईरान में ये प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। सो आपके हिसाब से कितना टाइम रह गया है ईरान के अंदर ईरानियन रेजिम के फॉल होने में? और आपको क्या लगता है कि रशिया, जो सीरिया के अंदर ऑलरेडी अपना काफी हद तक कंट्रोल खो चुका है आफ्टर लास्ट ईयर्स चेंज ऑफ पावर इन सीरिया,
जहां पे यूएस ने अपने पसंद के व्यक्ति को सेटअप कर दिया है, क्या अब वेस्ट एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकली यूएस दोबारा से अपना दबदबा बनाएगा? क्या ट्रंप सच में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को ईरान, ग्रीनलैंड, क्यूबा, मेक्सिको जैसे देश के अंदर अपनी मनपसंद रिजीम सेटअप करके बनाने वाले हैं? इज इट रियली द टाइम फॉर वंस अगेन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, or will China and Russia do something about it? We'll have to see in the upcoming weeks. Thank you.